हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लोकेशन विद रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में एसएसटी के पूरे 60 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो साथियों, ये जो पूरे 60 क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो साथियों, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर की बुक नहीं है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टेस्ट फॉर्मेट में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। तो आपकी तैयारी भी चेक हो जाएगी और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए हम इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। और आपको अपना रियल स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना होगा कि इन 60 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और आपको 30 क्वेश्चन जरूर सही करने होंगे, तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। तो चलिए देरी न करते हुए इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है। तो गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य शिल्पकार, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भुर्ज बर्च छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पर डबल स्टार लगा लीजिए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कश्मीर में बुर्ज की छाल पर ऋग्वेद की एक पांडुलिपि मिली थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, यानी कश्मीर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है? तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिया पुराणम, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में कौन मेल नहीं खा रहा है? तो कौन मेल नहीं खा रहा है, इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है। खजुराहो, चंदेल, एहोल, चालुक, कांचीपुरम, पल्लव, महाबलीपुरम, चोल। तो कौन सा मेल नहीं खा रहा है आपको बताना होगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं भाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम, ये जो है मेल नहीं खा रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं भाई, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। तो इस तरह के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका बेस मजबूत होगा। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें, विचार करिए और नीचे कथन दिया गया है उस पर जो है राइट आंसर बताने की कोशिश करें, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये बिल्कुल सही है। वे प्रायः अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, ये जो है हमारा पहला गलत है, यानी तवारीख को सुशिक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तो दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, इसलिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? तो बताएं भाई, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वो है जो सूरदास द्वारा संकलित नहीं है? इन चार ऑप्शनों में बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य रत्ना, यानी ये तीनों जो है सूरदास जी की रचना है। सूर सागर, सूर शरावली, साहित्य लहरी। साहित्य रत्ना नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है, कथन और कारण से है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कथन ए दिया गया है, 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे
कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। और कारण आर दिया गया है, मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। तो ए और आर दोनों सही है। आर एक सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ए और आर दोनों सही लेकिन आर एक सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही लेकिन आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलने वाली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही व्याख्या करता है ए की, यानी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में भूस्वामियों को विल्लार कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं, किसी भी ईयर के प्रीवियस ईयर उठा के क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए। तो किस क्षेत्र में भूस्वामियों को विल्लार कहा जाता था, महाराष्ट्र क्षेत्र की, तमिल क्षेत्र की, पंजाब क्षेत्र की, बंगाल क्षेत्र। तो आप लोग बताएं भाई किस क्षेत्र में भूस्वामियों को विल्लार कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिल क्षेत्र में, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कथन दिया गया है ए और बी, और उसको पढ़कर हमें सही उत्तर चुनना होगा। तो एक कथन को चलिए पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। और बी क्या दिया गया है, चलिए इसको भी पढ़ते हैं। सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो ए सही है किंतु बी गलत है, ए गलत है किंतु बी सही है, ए और बी दोनों सही है कि ए और बी दोनों गलत है। तो आपको बताना होगा, इन दोनों कथनों को पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो देखिए ए और बी हमने पढ़ा और जाना दोनों ही सही है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी दोनों ए एवं बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर रहे। पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। तो मद्रास में स्थापित वेद समाज प्रेरित था प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा, युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो कौन सा सही हो जाएगा, आप लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्म समाज द्वारा, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्म समाज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो ए दिया गया है कथन में कि ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार मनु संहिता, भगवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। और कारण आर दिया गया है, पेरियार ने देखा कि ये ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों का वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और ए की आर सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। तो किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे। तो बताएं भाई। तो बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम बादशाह थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाई थी। तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनिंग, यानी 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पर डबल स्टार लगा लीजिए। तो निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था, आपको बताना है भाई। तो बाल गंगाधर तिलक
ने लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए मराठी में केसरी और अंग्रेजी में द मराठा नामक 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा मराठी, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? तो किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं आपको बताना होगा। सभी लोग बताएं भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में ब्रिटिश सांसद द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान ने भारत सरकार अधिनियम 1935 से कई संस्थागत विवरणों और प्रक्रियाओं को अपनाया, इसलिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा? तो हमारा 1935 एक्ट यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये जियोग्राफी से आ गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। तो निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना होगा। तो बताइए भाई कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है बताने की कोशिश करें। सभी लोग बताएं भाई इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा जो ऑप्शन दिया गया है वो थोड़ा सही नहीं दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि 2, 3, 4 यहाँ पर सुमेलित नहीं है, यानी 2, 3, 4 यहाँ पर केवल जो सुमेलित है वो है मंगल। यानी आप सभी को पता है कि मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, फिबोस और डिमोस, और बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, आप सभी को पता है, जिसके 79 चंद्रमा है। और यूरेनस के चारों ओर छल्ले 21 और चंद्रमा हैं, और वरुण के जो है 14 होते हैं। तो इसलिए जो है दूसरा, तीसरा और चौथा ये जो है सुमेलित नहीं है। तो इसलिए ये बिल्कुल थोड़ा ऑप्शन नहीं सही दिया गया है, नीचे यहाँ पर देना चाहिए कि 1, 2, 2, 3, 4 जो है सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो चलिए भाई उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना है। कथन ए दिया गया है, उत्तर ध्रुवत्र और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है, सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम ऊष्मा देती है। तो सही विकल्प आपको चुनना है। तो सही विकल्प बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि, आपको बताना है कि सूर्य जो है पूर्व में उदय होता है क्योंकि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी के घूमने से दिन और रात होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों का खुलने का समय पूर्वाह्न 9 बजे भारतीय मानक समय, चंडीगढ़ 76 डिग्री 45 पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के 88 डिग्री 15 पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने के स्थानीय समय क्या होगा। तो इस तरह क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा, यानी 8:37 पूर्वाह्न और 9:23 पूर्वाह्न क्रमशः, यानी यही जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है, दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है। तो दक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहादी, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मिलान करें और उचित विकल्प का चयन आपको करना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो संगमरमर जो है कहाँ पर जाएगा, तो आपका रूपांतरित चट्टान होता है, आप सभी को पता है। तो संगमरमर जो है रूपांतरित
चट्टान हो जाएगा और बलुआ पत्थर हमारा हो जाएगा अवसादी चट्टान। तो बी का दूसरा किस में दिया गया है, तो बी का दूसरा जो है हमारा, और उसके बाद कोयला जो है जीवाश्म ईंधन होता है, आप सभी को पता है कोयला जो है जीवाश्म ईंधन होता है, यानी सी का दूसरा। तो सी का दूसरा इसमें दिया गया है और बी का पहला, यानी बी का पहला अवसादी हो गया। और संगमरमर ग्रेनाइट क्या हो जाएगा, तो ग्रेनाइट हमारा जो हो जाएगा आग्नेय चट्टान। तो ये जो है आग्नेय में पहुंच जाएगा। उसके बाद जो है संगमरमर हो जाएगा क्यांतरित, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चलिए भाई देखते हैं इसको, तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा बी और सी, यानी स्ट्रैक समुद्री तरंग बिल्कुल सही है और छत्रक सैल नदी ये भी सही है, यानी बी सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है। तो लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है, आपको बताना है। तो बताने की कोशिश करें तो लद्दाख मरुस्थल की जलवायु अत्यधिक ठंडी और शुष्क है, क्योंकि इसकी ऊंचाई कारगिल में लगभग 3000 मीटर से काराकोरम में 8000 मीटर से अधिक है। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऊंचाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए ए और आर को पढ़ते हैं और सही विकल्प का चयन करते हैं। तो ए दिया गया है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, और कारण आर दिया गया है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो चलिए विकल्प को बताइए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, बताने की कोशिश करें। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा जनसंपर्क माध्यम का उदाहरण नहीं है। तो बताइए भाई, समाचार पत्र, रेडियो, सेल्युलर फोन, टेलीविज़न। तो बताइए भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल्युलर फोन, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी सब क्या है, जनसंपर्क माध्यम के ये उदाहरण है। तो मीडिया संचार के सभी साधनों को लेकर संदर्भित करता है, फ़ोन कॉल से लेकर टीवी पर शाम के समाचार पत्र सब कुछ मीडिया ही कहा जा सकता है, यानी टीवी, रेडियो और समाचार पत्र मीडिया के रूप हैं, और आप सभी को पता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भूमध्यसागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें, भूमध्यसागरीय प्रकार की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए। चलिए भाई विचार कीजिए और सभी लोग बताने की कोशिश करें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न संसाधनों पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BDE, यानी आपका वन हो जाएगा, और आपका जल हो जाएगा, और आपका हो जाएगा मृदा, यानी ये संसाधन के क्या है, एक प्रकार है, इसलिए BDE किस ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3। तो तीसरा ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी BDE। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है। तो मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं, आप सभी को बताना होगा। मृदा के विरचन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी केवल ए और सी, यानी मूल चट्टान और जलवायु संबंधी कारक, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुक्तता के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहूकार और छोटे किसान, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। ए और आर को पढ़िए और सही उपयुक्त विकल्प का चयन आपको करना है। तो अभिकथन ए दिया गया है, लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सरकार काम करती है वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा आपको बताना होगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो भारत में सरकार काम करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य स्तर यानी राष्ट्रीय स्तर पर। तो तीसरा ऑप्शन हमारा BC सही हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, कौन सरपंच की तरह काम करता है। तो कौन सरपंच की तरह काम करता है आप सभी को बताना होगा। सभी लोग बताएं भाई, कौन सरपंच की तरह काम करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित यानी चुना गया एक वार्ड सदस्य, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, लेबर चौक किसे कहते हैं। तो लेबर चौक किसे कहते हैं आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो लेबर चौक आप सभी को पता है कि एक ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हैं, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। तो ए दिया गया है, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने का एक साधन है। और बी दिया गया है, और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता का काम करने का एक साधन, यानी केवल ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है क्या है। तो चलिए अभिकथन और कारण से है। तो अभिकथन ए दिया गया है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। और कारण आर दिया गया है, व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो बताएं भाई विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलने वाली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर है, जेंडर असमानता का समाधान खाली स्थान दिएगा के स्तर पर करने की ज़रूरत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी जेंडर असमानता का समाधान परिवार, समाज और सरकार के स्तर पर करने की ज़रूरत है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है आपको बताना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, यानी 1978 में भारत सरकार के संविधान के 44वें संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। तो आप सभी को ये पता होगा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। तो बताइए भाई, जो मध्याह्न भोजन होता है ये भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन का अधिकार, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहाव वह भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी 2006 में लागू हुआ वन अधिकार
अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जातियों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हसीयकरण प्रायः संबंधित होता है? तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभाववंचन और भेदभाव, यानी ए और बी दोनों सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है। तो क्या सम्मिलित नहीं सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में, आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है, ऐतिहासिक अध्ययन खालिस्तान के विकास में मदद करते हैं। तो आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऐतिहासिक अध्ययन के विकास के लिए मदद करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से सम्मिलित करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने में, ये भी सही है। मानचित्र का अध्ययन करने में, ये भी सही है। और विश्वकोश का उपयोग करने में, ये भी सही है। यानी पहला, दूसरा, चौथा किसमें है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। आप सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही व्यवस्थित क्रम क्या है, तो पहले हो जाएगा समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना। उसके बाद क्या हो जाएगा, दूसरा यानी कार्य योजना बनाना और लागू करना। उसके बाद हो जाएगा हमारा विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। उसके बाद हो जाएगा मूल्यांकन और परीक्षण, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए सरल से जटिल उपागम में पाठचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का आपको चयन करना होगा। तो बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताएं भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, पहले हो जाएगा यानी भारत के वन क्षेत्र, और पहला परिवार में रहना। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद हमारा हो जाएगा तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी सबसे पहले क्या है, परिवार पड़ोस, आपका एक परिवार में रहना। उसके बाद परिवार पड़ोस है। उसके बाद समुदाय बहुत पहले अस्तित्व में थे। उसके बाद भारत के वन क्षेत्र, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन से मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे। तो बताने की कोशिश करें तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक मानचित्र, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ योजना में क्या स्थान पा सकता है। स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करानी चाहिए इस पर चर्चा का आयोजन, पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़े दिखाना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, यानी स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र भ्रमण का आयोजन, ये सही है और बी सही है। तो ए बी किस में दिए गए, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। जो सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हाशियाकरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम प्रतिफल है। तो क्वेश्चन को पढ़िए और विकल्प बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी
विद्यार्थी हास्यकरण की अवधारणाओं को समझते हैं। और बी में क्या है, दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी यह समझते हैं। और विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हास्यकरण कैसे होता है। यानी ABC ये जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ और मेरा भाई पड़ोस में इफ्तार की एक दावत में ले गए। हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वर्तन को कैसे देखते हैं? कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में देखा जा सकता है। हमें जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वग्राही हो सकते हैं। कपड़ों को आराम के लिए एक मौके के अनुसार पहनना चाहिए। तो आप लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं भाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने की कोशिश करें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A और C, यानी पहला और C बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहित मिलता है, उपयुक्त विकल्प चुने। तो ऊपर उपयुक्त विकल्प चुनिए, किससे जो है आलोचनात्मक विवेचन जो हो प्रोत्साहित मिलेगा छात्रों को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी BD, यानी बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं इससे जो है। और हमारा D क्या है, आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतरों को बताएं। इससे क्या होगा, आलोचनात्मक छात्रों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अभिकथन और कारण से दिया गया है। तो अभिकथन ए दिया गया है, ब्रांडिंग का अर्थ किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह की मोहर लगाना ताकि एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न देखें। और कारण आर दिया गया है, ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी A और R दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसको पढ़िए और आंसर बताने की कोशिश करिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी A और R दोनों सही है और R एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। आपको इस तरह से करना होगा। जितने भी ये क्वेश्चन आते हैं इसमें जो है ज़्यादातर यही सही रहता है, यानी A और R दोनों सही होते हैं, R इसकी सही व्याख्या भी करता है। चलिए इसको भी पढ़िए और बताने की कोशिश करें राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका भी A और R दोनों सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो बताइए इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें इनमें से कौन द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो देखिए A और B, यानी विद्वानों की पत्रिकाएं और आत्मकथाएं जो है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता संग्राम के ऊपर एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है, आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। RTE एक्ट अधिनियम 2009 से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, यानी AB दोनों पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र से आरंभ होता है और पर समाप्त होता है। तो आप सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र जो है निर्माणात्मक आकलन और से प्रारंभ होता है और योगात्मक आकलन पर समाप्त होता है, यानी पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी किसी कक्षा विद्यालय के आकलन चक्र नियोजन आकलन से शुरू होता है और योगात्मक आकलन से प्रारंभ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों के कार्यों के सुउद्देश्य संग्रहण को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
पोर्टफोलियो यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रदाय को समझ लिया है या नहीं, निम्न में से क्या सहायक हो सकता है। तो वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उसकी व्याख्या कर सकते हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो आपको बताना होगा भाई विकल्प कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो इसका विकल्प सही हो जाएगा ए और बी, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। तो चलिए बताने की कोशिश करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी, यानी तीनों सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सॉरी, ये आपके पूरे 60 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इन 60 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन सही हो, आप लोग अपना स्कोर ज़रूर मुझे बताना। और ऐसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।